हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के सेकंड चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए, एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो और कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर डिवीजन हो, उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हमारा 5x और एक है हमारा 2x - 3। अच्छा, यहाँ पे शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कांस्टेंट, वेरिएबल ये सब क्या है। देखिए समझा देता हूँ। ये वाला एक एक्सप्रेशन है 7n+2। यहाँ पे जो n है ना, जो अल्फाबेट है, वो हमारा वेरिएबल है और जो वेरिएबल के साथ चिपक के होता है ना, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं और बाकी जो अकेले होता है, जो नंबर, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली 7n और 2 हमारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। देखिए, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ए वेरिएबल इज एन अननोन नंबर एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर लाइक x, y, z एंड एटसेट्रा। देखिए, जो वेरिएबल होता है ना, वो हमको पता नहीं होता, उसका वैल्यू क्या है वो हमको नहीं पता होता और उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट क्या है, अल्फाबेट से करते हैं। x, y, z, n, a, b, c कुछ भी लिख लेना। एनी नंबर विथआउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर कोई नंबर है, सिर्फ अकेला नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 2। A number followed by a variable is called the coefficient of that variable। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि वेरिएबल के साथ जो चिपक के होता है वो हमारा क्या, कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पे n के साथ चिपक के कौन है, 7 है, तो 7 हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। A term is any number or variable separated by operators। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी सिंपल है। देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर का एक सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल आ गया, यहाँ से 7n और 2 मतलब क्या, ये प्लस के लेफ्ट हैंड साइड और ये प्लस के राइट हैंड साइड में सेपरेट हो गए कि नहीं। तो इन सबको मैं इंडिविजुअली, इन दोनों को मैं इंडिविजुअली टर्म्स कह सकता हूँ, ठीक है। अभी आता है हमारा इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट विच सेज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि इक्वल, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि दो अलग अलग एक्सप्रेशंस इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझे, 4x - 7 एक एक्सप्रेशन है, 5 एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं 4x - 7 को सॉल्व करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, यानी कि 4x - 7 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए, सम एक्सप्रेशंस हैव मोर देन वन वेरिएबल लाइक 2xy + 5। हाँ, कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो। जैसे कि ये है 2xy + 5। देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल और एक है मेरा y वेरिएबल। बट व्हेन फॉर्मिंग लीनियर इक्वेशन वी स्टिक टू वन वेरिएबल एंड एंश्योर द वेरिएबल्स हैज पावर इज 1। हाँ, लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जाएंगे ना, तो हम बस एक ही वेरिएबल पे अटकेंगे और वहां का जो वेरिएबल का पावर होगा ना, वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 2x + 1 जो है वो लीनियर है, लेकिन x² + 1 लीनियर नहीं है। अच्छा, कैसे हुआ, यहाँ का वेरिएबल देखिए, ये क्या है, ये है x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। लेकिन वहीं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का भी वेरिएबल क्या है, x ही है, लेकिन x का पावर क्या है, 2 है। तो ये अब और हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहा। देखिए, ये जो चैप्टर में ना हम फोकस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, यानी कि एक ही वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। आपने 7th में जो भी पढ़ा है उसी को हम थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, ये क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन होता है जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें ये पता चल रहा है, वन वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल होगा जिसे हम जनरली x, y और z से डिनोट करेंगे। वहीं मैं अगर आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि व्हाट डज लीनियर मीन्स, लीनियर का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द वेरिएबल हैज अ पावर ऑफ 1। जो वेरिएबल होगा ना इक्वेशन का, वो ज्यादा से ज्यादा 1 ही होना चाहिए, विच मीन्स इट इज नॉट रेज्ड टू एनी अदर एक्सपोनेंट लाइक 2, 3 एटसेट्रा। तो ये जो एक्सपोनेंट होगा ना, उसका जो पावर होगा वो सिर्फ 1 ही होगा, 2, 3 या फिर कोई अलग नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ना इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन है 3x + 4 = 10, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन x² - 7 = 3 ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, यहाँ का जो वेरिएबल है x, इसका पावर है 1, लेकिन
इस वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, और हमें पता है क्या कि लीनियर होने के लिए पावर हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि ये है, इसीलिए ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा देखिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, देखिए ये जो हमारा इक्वल टू वाला सिंबल है ना, यहीं से ही सब डिफरेंस हो जाएगा। देखिए इक्वल टू के इस साइड, आपके लेफ्ट साइड की तरफ ये वाला पार्ट होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये वाला होता है हमारा राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, देखिए अगर मैं x को 2 लूँ, यहाँ पे x मेरा अननोन है कि नहीं, मैं रैंडमली अगर x का वैल्यू 2 ले लूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैं अगर कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे क्या है 3x + 4 है, तो 3x की जगह पे मैंने 2 डाला और +4 लिखा। ये ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, 3 2 = 6 और ये +4 यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आता है कितना 10, और मेरे राइट हैंड साइड पे वैल्यू कितना है 10 है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिला, LHS = RHS। सो x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अगर x के जगह पे मैं 2 डालूं तो मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। ए लीनियर इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन वेरिएबल, क्या एक लीनियर इक्वेशन का एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। द हाइएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन कैन बी मोर देन वन, जो हाइएस्ट डिग्री होता है हमारे लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल का, वो एक से ज़्यादा हो सकता है क्या। ए लीनियर इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विथ एन इनइक्वालिटी साइन बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वो हमारे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच एक इनइक्वालिटी सिंबल के साथ आता है। और फिर लास्ट ऑप्शन है आपका, ए लीनियर इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विथ एन इनइक्वालिटी साइन बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। देखिए क्या है, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें इनइक्वालिटी साइन होता है हमारे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच, और एक वेरिएबल होता है सिर्फ, और उसका हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही हो सकता है। ओके, हम बढ़ते हैं आपके कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की तरफ। देखिए कांस्टेंट क्या है, नाम से ही यही पता चल रहा है कि उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो हमारे एक्सप्रेशन है ना, जो कि 7n+2, यहाँ पे हम 2 को कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द एक्सप्रेशन इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम वेरिएबल को देखेंगे तो ये क्या होता है, हमारे अल्फाबेट से डिनोटेड होता है, इसका वैल्यू अननोन होता है और फिक्स कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये चेंज होता रहता है। देखिए ये डिपेंड करता है हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा तो जो वैल्यू आएगा वो हमारे यहाँ पे अगर 6 होगा तो उससे बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसीलिए हमारे क्या, ये जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ये 2 और यहाँ पे 7। वैसे ही इस एक्सप्रेशन 3x+4 पे हमारा 3 एक और 4 एक कांस्टेंट है, वहीं x एक वेरिएबल है क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कोफिशिएंट को देखेंगे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि जो भी हमारा नंबर, जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे वेरिएबल से चिपक के होता है, यानी कि मल्टीप्लाइड होके होता है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, कभी आपके मन में शायद से ये डाउट आ सकता है कि अगर मैं ऐसा कोई बोलूँ कि n/2, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये n हमारा वेरिएबल है और ये 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये n के साथ चिपक के है। लेकिन यहाँ पे ये तो डिवाइडेड फॉर्म में है, लेकिन हमारे डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो n/2 है ना, इसका मतलब ये है कि n × 1/2, तो ये 1/2 हमारा कोफिशिएंट बन गया जो कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, और n हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम हैं आपके साथ। ठीक वैसे ही आप देखिए टर्म्स क्या होते हैं। ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक टर्म। देखिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म होता है, जैसे कि 10x, 5y, 3z, x एटसेट्रा, ऑल अलजेब्रिक टर्म्स, यानी कि अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो मैं उसको एक टर्म कह सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 7n एक टर्म है। ठीक है, अभी आते हैं आपके मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा बैलेंसिंग मेथड और एक होता है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे ना आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ ही बैलेंस करते करते सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ के बोर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको ना इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना हमारा, ये 10 +
6y इज इक्वल्स टू 34। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने निकलूँ तो मुझे बैलेंसिंग मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड ही मुझे एक टाइप के ही ऑपरेशन करने हैं। समझाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर ये 10 प्लस 6y इक्वल्स टू 34 है, पहले तो मैं यहाँ से अगर -10 करूँगा तो मुझे यहाँ से भी -10 करना पड़ेगा। जैसे तराजू में तोलते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पे जब -10 किया तो ये तो 0 हो गया, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। बचता कितना यहाँ पे 6y इक्वल्स टू ये 34 - 10 कितना होता है 24 होता है। वहीं पे अगर मुझे ये 6 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 6y/6 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 24/6 करना पड़ेगा। तो ये 6 कट के y हो जाएगा और ये 6 4 जा हमारा 24, तो y का वैल्यू हमारा कितना मिला, हमको 4 मिला। अच्छा, जब भी ना आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे, आप बस एक चीज़ याद रखना कि मुझे इस वेरिएबल को यहीं से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और बाकी सब को मुझे राइट हैंड साइड पे ही रखना है, ताकि मुझे सिर्फ वेरिएबल का ही वैल्यू मिल जाए। ठीक है। वहीं अगर मैं इस चीज़ को आपको ट्रांसपोज मेथड में समझाऊं तो देखिए 10 प्लस 6y इक्वल्स टू 34, ट्रांसपोज यानी कि मूव करना। देखिए ये है हमारा, देखिए ये वाला पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, और यहाँ से है हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू के इस तरफ। ट्रांसपोज का यानी होता है अलग दिशा में भेज देना। देखिए अगर मैं इस 10 को, ये एक कांस्टेंट है, 34 एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मैं पहले तो पास लाऊंगा। इसको क्या करूँगा, इस 10 को इस तरफ भेज दूंगा। देखिए यहाँ पे कौन बचा, 6y बचा है, इक्वल टू का सिंबल लगा लेना। 34 यहाँ पे पहले से था, बस 10 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे ये -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +10 था। हमेशा याद रखना, आप जब भी ट्रांसपोज करोगे उसका सिंबल चेंज कर देना, प्लस होगा तो माइनस और अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। ठीक है। यहाँ पे रहा कितना 6y इक्वल्स टू 24। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट क्या है, 6 हमारा कांस्टेंट है और 24 हमारा कांस्टेंट है, तो मुझे इस कांस्टेंट को इस तरफ भेजना है, तो y को इधर रख के 24। अच्छा, यहाँ पे क्या था, 6 हमारे y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 6 4 जा 24, y इक्वल्स टू 4। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि मुझे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अलग अलग रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हो या फिर राइट हैंड साइड पे हो, मैं किसी भी को रखूँ। मतलब मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखूँ ना, y इक्वल्स टू ये भी सही है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करोगे चलेगा, बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए क्या, कि वेरिएबल एक साइड, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, बस। भले ही आप बैलेंसिंग मेथड करो या फिर आप ट्रांसपोजिंग मेथड करो। ठीक है। अभी आता है आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है ये, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। अभी जो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे क्या था, हमारा वेरिएबल एक तरफ था और कांस्टेंट एक तरफ था, लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, वेरिएबल दोनों साइड्स होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझिए, ये वाला देखिए, सॉल्व 2x - 4 इक्वल्स टू x + 2। देखिए यहाँ पे भी अभी वेरिएबल है और यहाँ पे भी अभी वेरिएबल है। हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो आप क्वेश्चन प्यार से लिख लीजिए, 2x - 4 इक्वल्स टू x + 2। आपका फंडा क्या है, क्लियर होना चाहिए क्या, मुझे वेरिएबल्स को एक तरफ लाना है और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ रखना है। तो पहले तो देखिए ये हमारा वेरिएबल है और ये वाला हमारा वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ला दूंगा। तो ये क्या होगा, 2x - x। ओके। अच्छा, ये है हमारा एक कांस्टेंट और ये एक हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट को इस तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा के, 2 तो पहले से था, ये था क्या -4, इस तरफ आके हो जाएगा +4, तो 2x - x इज x, और ये हमारा 2 + 4 होता है हमारा 6, जहाँ पे x का वैल्यू होता है हमारा 6। ओके। फिर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, सॉल्व 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3/2x - 14, जहाँ पे x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। बस हर एक जगह पे यही करना है, x का, y का, इन सब का ही वैल्यू निकालना है आपको। देखिए पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है हमारा, ये है 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3/2x - 14। देखिए ये वाला हमको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले ना आप हमेशा याद रखना, हमको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ। तो ये हमारा एक कांस्टेंट है, मैं इस तरफ भेज दूंगा, ये मेरा एक वेरिएबल है, मैं इस तरफ ला दूंगा। यहाँ पे क्या था, 5x था, ये 3/2x था, यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या करना, अच्छा ये ना x आप नीचे मत रखिए, ऊपर लिख दीजिए,
लीजिए, कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे हमारा -14 था, इक्वल टू डाल लेना, -14 लिख लेना, और ये जो +7/2 था ये इस तरफ ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा, -7/2 बन जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम निकाल लेना, 2 आएगा, और ये बन जाएगा हमारा 10x, ये -3x इक्वल्स टू यहाँ का एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये आएगा हमारा -28 -7। ओके, फिर 10x -3x हमारा कितना होता है, 7x इक्वल्स टू 2, और ये वहीं पे माइनस माइनस प्लस होकर हमारा ये कितना बनेगा, -35/2। अच्छा, यहाँ पे तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना, क्यों, क्योंकि देखिए इस तरफ ना ये 7/2 जो है ये एक कांस्टेंट है, और -35/2 एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इस 7/2 को इस तरफ भेज दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। देखिए 7/2 इस तरफ अगर आ गया तो बचेगा कौन, x ही तो बचेगा यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इक्वल टू का सिंबल लगा के ये -35/2 को एज इट इज़ रख देना, और ये जो 7/2 था, अच्छा यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे फॉर्म में है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, तो मैं इस तरफ जब लाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, रेसिप्रोकल कर देना बस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड फॉर्म में था, आके मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई वाला था ट्रांसपोज होकर डिवाइड फॉर्म में आ गया, तो 2 का 2 कट गया और ये हो गया, तो आया कितना, x इक्वल्स टू -5। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आपको ये हैंडराइटिंग से कोई तकलीफ है तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। So here comes the last topic of this chapter, which is reducing equations to simpler form। काफ़ी easy topic है। करना क्या है, आपको बस algebraic rules को यूज़ करके operations को एकदम easy to understand कर देना है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए ये जो है ना 6x + 1/3 + 1 इक्वल्स टू x + 1/3। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये जो है ना 6x + 1/3 और ये +1, ये दो अलग अलग फिगर्स हैं, क्योंकि ये 6x + 1/3 एक फिगर है और ये +1 एक और फिगर है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको पूरा एक सिंगल फिगर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो देखिए कुछ नहीं है तो बाय 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेकर मैं 3 करके इसको मैं 6x + 1 + 3 यानी कि 6x + 4/3 तो लिख ही सकता हूँ ना, इक्वल्स टू x + 1/3। अभी ये एक सिंगल फिगर, ये भी एक सिंगल फिगर। करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि बनेगा 3 × x + 1, 3 × x + 1 इक्वल्स टू ये 3 × 6x + 4। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 3x + 3 और यहाँ पे 18x + 12। ठीक है, अच्छा अभी हमारा मोटिव क्या होता है, हमेशा वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को इस तरफ ला दूंगा और ये जो मेरा 3x था मुझे इस तरफ भेज दूंगा। तो 3 - 12 मेरा -9 बनता है और 18x - 3x मेरा 15x बनता है। अच्छा अभी क्या करना, ये जो है ना ये 15 इसको आप इस तरफ भेज देना। कभी भी यहाँ पे देखिए, मैं अगर कहूँ कि मैं -9 को इस तरफ भेज दूंगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 15 को इस तरफ भेजूंगा तो हाँ x तो है कि नहीं, मुझे कंपेयर करना है कि नहीं कि मेरा इक्वल है या नहीं, तो इसीलिए मैं x को यहाँ पे रख के 15 को इस तरफ भेज दूंगा। तो -9/15 फिर सिंप्लीफाई करके -3/5 कर देना, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलता है, -3/5। ओके, फिर आता है हमारा एग्जाम्पल 4। अच्छा ये क्या है, देखिए सॉल्व 12 × y - 3 - 4 × y - 7 प्लस 6 × y + 5 = 0। अच्छा मैं ना ये आपको करके दिखा देता हूँ, आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, 12 × y - 3 - 4 × y - 7 = 6 अच्छा सॉरी ये प्लस है, y + 5 = 0। देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। ये कितना बनेगा, 12y - 36। ओके, ये फिर ये बनेगा कितना, y × -4 इज -4y, फिर -4 × -7 इज +28, फिर ये प्लस 6 × y इज 6y एंड 6 × 5 इज +30 विच इज 0। अभी क्या करना, सबको पास पास करके लिख देना, ये y है। ठीक है, 12y - 4y + 6y, यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे वो मतलब वेरिएबल वाले फिगर्स को एक साइड रख दिया एक साथ, और फिर यहाँ पे जो -36 +28 +30 है उन सबको एक साथ रख दिया इक्वल्स टू 0। अच्छा 12y - 4y कितना होता है, 8y 8y + 6y कितना होता है मेरा 14y। वैसे ही -36 + 28 + 30 कितना बनेगा मेरा
-22 बनेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, -22 नहीं, ये +22 होगा इक्वल्स टू 0। अभी मुझे क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो ये 14y यहाँ पे रख के मैं पहले तो ये +22 को इस तरफ भेज दूंगा, जो कि जाकर -22 बन जाएगा। फिर ये 14 सॉरी ये जो 14 है इसको इस तरफ भेजूंगा, तो ये y यहाँ पे रह जाएगा और -22/14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, 2 11 2 7, so which becomes y equals to -11/7, ओके। एंड फाइनली आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल। देखिए ये क्या है, x + 1/2x + 3 = 3/10। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। डायरेक्टली आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 × x + 1 और ये 3 × 2x + 3, ब्रैकेट ओपन, 10x + 10 और ये हमारा 3 2 जा 6x और 3 3 जा, अरे ये तो 9 होगा। देखिए ये होता है हमारा 9, ओके। फिर क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, हमारे वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करना है। तो ये 6x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, -6x, और ये जो हमारा 10 था ये इस तरफ जाकर क्या होगा, -10, क्योंकि यहाँ पे +10 था। इसको मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है। और ये 9 - 10 कितना होता है, -1, ठीक है। वहीं पे x = -1/4 होगा, ठीक है, -1 नहीं होगा, ओके। आई होप आपको ये पूरा सिंपली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।